नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि पिछले 4-5 दिनों में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है और रिकवरी रेट भी बेहतर हुआ है। सुखद संकेत बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई टीम वर्क, सामूहिक भावना के साथ समाज के प्रत्येक स्तर पर समन्वय से लड़नी होगी। विशेषज्ञ डॉक्टर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नर्सिंग होम एसोसिएशन के साथ वर्चुअल चर्चा में सीएम योगी ने भरोसा जताया है कि मिलकर लड़ेंगे और कोरोना को फिर से परास्त करके दिखाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास में मंगलवार को इस वर्चुअल संवाद में विश्वास जताया कि कोरोना से संघर्ष में हम सभी को पिछले 1 वर्ष का व्यापक अनुभव रहा है। उन्होंने कहा कि आईएमए और नर्सिंग होम एसोसिएशन के डॉक्टर सभी मंडलायुक्तों, अपर निदेशक स्वास्थ्य और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय करते हुए प्रत्येक जिले में कोविड और नॉन कोविड रोगियों के लिए टेली कंसल्टेंट्स का व्यवस्था करें। इस आपदा के समय में हम सभी को धैर्यपूर्वक संक्रमण की चुनौती का सामना करना है। तो वहीं आगरा में ऑक्सीजन की किल्लत से मरीज दम तोड़ रहे थे, लेकिन आज यूपी सरकार ने ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए वायुसेना की मदद से 2 टैंकर बोकारो भेजे हैं। आगरा से वायुसेना का स्पेशल विमान रांची जाएगा, फिर स्पेशल ऑक्सीजन एक्सप्रेस पर लोड होकर टैंकर लेकर जाएगा। यूपी सरकार ने कोरोना काल के दौरान होने वाली मौतों का पंजीकरण 24 घंटे के अंदर कराना अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही ये भी निर्देश दिए हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर मौत के कारणों को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए, जिससे ये पता चल सके कि आखिरकार मृत्यु की वजह क्या रही। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं चलने वाली। इसके लिए जवाबदेह कर्मियों पर कार्रवाई होगी। और आपको ये भी बता दें कि वर्ष 2020 में लॉकडाउन के दौरान मृत्यु पंजीकरण में देरी हुई थी। इसके चलते विशेष अभियान चलाकर इसका पंजीकरण बाद में कराया गया था। अब ये गलती सरकार दोबारा दोहराना नहीं चाहती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अविनाश हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ तब पिछली कुछ गलतियों से या यूं कहें कि अनुभवों से सबक लेते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार 24 घंटे के अंदर पंजीकरण जरूर हो जाए मौतों का, और सबसे बड़ी बात जो डेथ सर्टिफिकेट बनेगा उसमें कारण भी लिखने होंगे। हालांकि पिछले 2 दिनों के अंदर कुछ संक्रमित मामलों में कमी आई है, मगर मौतों का आंकड़ा भी अभी लगातार जारी है। अब योगी सरकार ने एक आदेश पारित किया है कि अब मौतों का जो आंकड़ा है वो 24 घंटे के अंदर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। साथ ही उसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा उसमें जो मौत का कारण है उसे स्पष्ट रूप से लिखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन कमी के चलते मौत हुई या कोरोना के चलते मौत हुई, ये स्पष्ट किया जाए। साथ ही ये बताया कि अगर जिम्मेदार अधिकारी अगर इसमें लापरवाही करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जी बिल्कुल। क्या इसके पीछे ये रीजन माना जाए अविनाश, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही थी बैकुंठ धाम से और तमाम जगहों से, उसमें सूबे के आंकड़े कुछ और कह रहे थे, सरकारी आंकड़े कुछ और कह रहे थे। क्या यही वजह है कि इसको फिल्टर करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि बैकुंठ धाम की अगर बात की जाए या ऑक्सीजन जहाँ पर प्लांट लगे, लोग वहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगाए, तो ये जो मौतों का आंकड़ा है ये बिल्कुल भी नहीं संभव है। भले ही संक्रमितों का जो मामला है वो घटता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन हालात जब के तक है राजधानी लखनऊ में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो अविनाश हमारे साथ में जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि राजधानी लखनऊ में क्या कुछ हाल चल रहे हैं 24 घंटे के अंदर। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान भी गंवाई है, लेकिन इस बीच अहम आदेश है योगी सरकार का, या यूं कहें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने कहा है कि 24 घंटे के अंदर मौतों का पंजीकरण होना बेहद जरूरी है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के डर और चिंता के इस माहौल में सुकून की कुछ आस नजर आई। उत्तर प्रदेश में सोमवार को लगातार दूसरा दिन रहा जब 24 घंटे में नए संक्रमितों की संख्या में कुछ गिरावट दर्ज की गई है। शनिवार को जो आंकड़ा 38,055 पर था वो घटकर फिलहाल 32,993 पर आ गया है। हालांकि मृत्यु दर अभी भी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि इन दिनों सर्वाधिक मौतों के मामले कानपुर नगर और लखनऊ से सामने आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में अब एक्टिव केसेस की संख्या 3,04,000 से ज्यादा पहुंच गई है। तो वहीं बीते 24 घंटे के अंदर अगर बात करें
तो 32,993 नए संक्रमित मिले हैं। तो वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटे में 265 लोगों ने दम तोड़ दिया, जबकि अन्य गंभीर लोग अस्पतालों में भर्ती बताए जा रहे हैं। 4 तस्वीरें आपको सूबे के अलग अलग हिस्सों की दिखा रहे हैं। कोरोना काल में सूबे का क्या हाल है देखिए। बुलंदशहर, गोरखपुर, रायबरेली, आगरा, अलग अलग जगहों पर लोग मजबूर हैं। आगरा के हाल तो इतने बेहाल कि लोग ऑक्सीजन और एम्बुलेंस की कमी से बेतहाशा जूझ रहे हैं। रायबरेली का हाल देखिए। गोरखपुर में भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आ जाएंगी, साथ में लोग गुहार लगाते हुए नजर आ जाएंगे। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव की जद में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी आ गए हैं। उनकी स्थिति सामान्य न होने के चलते उन्हें पीजीआई में भर्ती कराया गया। तो वहीं डिप्टी सीएम की पत्नी पहले से ही पीजीआई में एडमिट है। अब हाल देखिए सूबे के अंदर, सीएम खुद आइसोलेटेड हैं, क्वारंटीन है, विपक्ष आइसोलेटेड है, क्वारंटीन है, और अब डिप्टी सीएम के भी हाल बदहाल हो चले हैं। उनको पीजीआई में एडमिट किया गया है। हालांकि उनकी पत्नी पहले से ही पीजीआई में एडमिट है। तो बदतर होते हालातों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने के सरकारी तौर तरीकों की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि सरकार माई वे या नो वे छोड़े और लोगों के सुझावों पर भी अमल कर सके। नागरिकों को ऑक्सीजन न दे पाना शर्मनाक है। इसके साथ ही राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए अदालत ने पूछा है कि पंचायत चुनाव के दौरान सरकार की गाइडलाइंस का पालन आखिरकार क्यों नहीं किया गया, जिसकी वजह से चुनाव ड्यूटी कर रहे 135 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। कोर्ट ने पूछा कि क्यों ना उनके खिलाफ आपराधिक अभियोग चलाया जाए। कोर्ट ने बचे चुनावों में गाइडलाइंस का पालन का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 3 मई को होगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव हमारे साथ राजधानी लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सूबे में जो हालात हैं वो बद से बदतर हो चले हैं और इस बीच अब हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी राज्य सरकार के हिस्से में आई है। कहां हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तारीफों के पुल बंधा करते थे और कहां आज हाईकोर्ट से फटकार लग रही है। बड़ी बात है, चुनावी गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ। ग्राउंड जीरो पर जो भी कोविड गाइडलाइंस है उनका लोग तल्खी से पालन करते नजर नहीं आते हैं। तो कैसे हालातों में सुधार आएगा? बिल्कुल, देखिए पूजा, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं और पंचायत चुनावों के दौरान 135 चुनाव कर्मियों की मौत हुई है। यानी अब हाईकोर्ट पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग पर सख्त है। हाईकोर्ट ने पूछा है उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से कि क्यों ना आपके खिलाफ महाभियोग चलाकर कानूनी कार्रवाई की जाए। यानी उत्तर प्रदेश सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे थे उत्तर प्रदेश के लोगों को मरने नहीं दिया जाएगा। हालात पूरी तरीके से सरकार के बेकाबू हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो सैकड़ों लोगों की मौत रोजाना होती है। आप देखिए भैंसाकोट पर जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कलई खुलकर सामने आई थी उत्तर प्रदेश सरकार की। अब हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से सख्त रुख अख्तियार किया और साफ तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि आपने जो अभी तक चुनाव हुए हैं पंचायतों के उत्तर प्रदेश में 3 चरणों के, उसमें पूरी तरीके से कोविड के जो नियम है उनका पालन क्यों नहीं किया गया। इसका तर्क उत्तर प्रदेश के जो हाईकोर्ट है उसने दिया है कि 135 लोगों की आखिर जो चुनाव कर्मी थे उनकी मौत के किस आधार पर हो गई। आखिर जब आपने कोविड के नियमों का पालन किया था, उन तक संक्रमण कैसे पूछा? ये तमाम सवाल हैं जो हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से पूछे हैं। अब पूरी तरीके से हाईकोर्ट सख्त है और पूरी तरीके से केंद्र राज्य निर्वाचन आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार के पाले में है। जब अगली 3 मई को सुनवाई होगी तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग अपनी कमियों को किस तरीके से हाईकोर्ट के सामने पेश करते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। पूजा, बिल्कुल, ये देखना दिलचस्प होगा संजीव। और खास बात ये भी है कि जिस तरीके से लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, उसकी कीमत कौन अदा करने वाला है? सबसे बड़ी बात यह है कि जान की कोई कीमत नहीं होती और जान की ही कीमत आज समझी नहीं जा रही है। अब 3 मई को सुनवाई होनी है, आगे भी क्या उम्मीद है? क्योंकि एक चरण का चुनाव अभी बाकी है, 29 तारीख को फिर से चुनाव होने हैं। इसमें क्या कोविड गाइडलाइंस का पालन होता नजर आएगा? क्या हाईकोर्ट की फटकार का कुछ असर होगा?
बिल्कुल पूजा, देखिए हाईकोर्ट की फटकार के बाद जो 29 अप्रैल को चुनाव होना है, उसमें जरूर राज्य निर्वाचन आयोग पूरी सख्ती बरतता नजर आएगा। जिस तरीके से कोविड के नियमों की अनदेखी की गई, और सबसे बड़ी बात यह है, जो चुनाव ड्यूटी में लगाए गए लोग थे, 135 लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा बहुत कम नहीं है पूजा, जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। और साफ तौर पर यह भी फटकार लगाई है कि आखिर आप जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं उसमें कोविड के नियमों का पूरी तरीके से पालन हो रहा है, तो आखिर संक्रमण उन लोगों तक कैसे पहुंचा जो चुनाव में अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रहे थे। अब लगातार जिस तरीके से 29 अप्रैल को मतदान होना है, उसमें कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से सख्त नजर आएगा। लेकिन हालात और सवाल वही है कि अब तक ये सख्ती कहाँ थी? आखिर इतने लोगों ने जो उत्तर प्रदेश में जान गंवाई है, उनकी जान बचाई जा सकती थी यदि आपका जो रुख है वो सकारात्मक होता, यदि आपके जो नियम है वो पूरी तरीके से पालन कराया गया होता, तो बहुत सारे लोगों की जान उत्तर प्रदेश में बच सकती थी। अब भी समय है, उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को सख्ती बरत कर लोगों की जान बचानी चाहिए। पूजा जी, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए, प्रशासन ने सकुशल मतदान संपन्न कराने की अब और वो आगे बढ़ रही है और अब मतगणना कराने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कड़े इंतजाम किए गए हैं, नियम बनाने का फैसला लिया गया है। आपको ये बता दें कि आगे जो जारी आदेश हैं उसके हिसाब से मतगणना स्थल में प्रवेश करने से पहले कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। नेगेटिव रिपोर्ट है दिखाएंगे फिर प्रवेश मिलेगा, और जांच रिपोर्ट 72 घंटे से पहले की ही मान्य होगी, जिसकी रिपोर्ट जांच करने के लिए मुख्य द्वार पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। आपको ये बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में मतगणना संपन्न कराने के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए अनिल के अंकुर, ब्यूरो चीफ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। अनिल जी, जिस तरीके की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई, उसके बाद ये भी कहा कि भाई 135 लोगों की जान चली गई, जिम्मेदार कौन है? अब मतगणना एक बहुत बड़ा टास्क होगा। हम चौथे चरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, चौथे चरण के बाद अब मतगणना की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। मतगणना बहुत बड़ा टास्क है, राज्य सरकार के लिए भी, राज्य निर्वाचन आयोग के लिए भी। गाइडलाइन जारी हुई है कि रिपोर्ट जिसकी नेगेटिव आएगी वही मतगणना स्थल पर दाखिल हो सकता है। देखो पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि 72 घंटे के अंदर अगर वो रिपोर्ट चाहिए होगी, तो आपको बता दें, अगर बड़े शहरों को छोड़ दें तो आम जो छोटे शहर हैं वहां पे मतलब जांच की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आपको प्रॉपर टाइम पे रिपोर्ट मिल जाए। तो 72 घंटे के अंदर की रिपोर्ट तमाम शहरों में, तमाम जिलों में इनको नहीं मिल पाएगी, तमाम दिक्कतें आएंगी। तो निश्चित रूप से इनको ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि कहीं ना कहीं जो जांच हो, कोविड जांच हो, वो पहले से अभी से करा के रखी जाए, ताकि 3 दिन के अंदर उनको जांच रिपोर्ट मिल जाए। अन्यथा तमाम दिक्कतें आएंगी और तमाम वो कोविड पॉजिटिव लोग भी वो चुनाव मतगणना में पहुंच जाएंगे। तो इसको उनको पहले से करना पड़ेगा। जहां तक आपने सवाल उठाया कि वह कैसी व्यवस्था होगी, तो निश्चित रूप से व्यवस्था के लिए प्रशासन सख्त है, चुनाव आयोग सख्त है। और यहाँ तक कि चुनाव आयोग ने ये भी निर्देश जारी कर दिए हैं कि अगर जब मतगणना के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे, तो वहां पे कोई भी प्रत्याशी किसी भी प्रकार का उत्सव नहीं बनाएगा। अगर उत्सव बनाता हुआ कोई प्रत्याशी देखा जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी स्थिति में प्रशासन, शासन और आयोग चाहता है कि जो भी गाइडलाइंस है उसका अक्षरशः पालन हो। लेकिन दिक्कत ये मशीनरी की, जो हमारी बात मौजूदा मशीनरी है वो इतनी मजबूत और सख्त नहीं है कि हम पूरी तौर से जांच सही समय से कर सकें। पूजा, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने बोली है, क्योंकि आरटीपीसीआर टेस्ट को लेकर के पिछले दिनों भी सूबे के अंदर हालात जिस तरीके के नजर आए थे अनिल जी, उसमें यही था साफ तौर पर कि रिपोर्ट बहुत टाइम से मिल रही है और देरी से रिपोर्ट मिलने की वजह से ही कई लोगों का जो संक्रमण है, संक्रमण का जो दायरा है वो बढ़ जाता है। अब ऐसे में अगर आरटीपीसीआर की टेस्ट वो करवाते हैं और रिपोर्ट लेट आती है तो भी प्रॉब्लम है, नहीं कराते हैं तो भी प्रॉब्लम है। क्या इसके लिए कोई बीच का रास्ता निकल सकता है क्या? देखिए, जो भी मेडिकल साइंस के मुताबिक जो नियमावली है और जो सिस्टम है उसमें कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि हम रिपोर्ट पहले निकल आए। जांच की एक प्रक्रिया होती है, जांच का एक लिमिटेड टाइम होता है, उस निर्धारित समय के अंदर ही जो जांच रिपोर्ट होनी चाहिए। लेकिन जो मैंने सवाल उठाया सबसे बड़ा, कि जो मतलब बड़े शहर जैसे लखनऊ, कानपुर, आगरा, बनारस या नोएडा, गाजियाबाद तो छोड़ दें,
अन्य जिलों में मतगणना से पहले यानी कि 72 घंटे के पहले जांच रिपोर्ट हासिल करना एक बड़ा कठिन काम होगा, क्योंकि उनके पास ऐसी मशीनरी नहीं है, ऐसा सिस्टम नहीं है उन जिलों में जहां पे इतनी जल्दी इतनी बड़ी संख्या में जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए ग्राउंड जीरो से। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिसंबर 2020 में मुख्तार अंसारी को 3 मामलों में बरी करने के एमपी एमएलए की विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दाखिल 3 अलग अलग अपीलों को सुनवाई के लिए मंजूर कर दिया। साथ ही न्यायालय ने मुख्तार अंसारी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। न्यायालय ने विशेष अदालत से संबंधित तीनों मामलों की पत्रावलियां भी तलब करी हैं। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद नियत की है, यानी कि तय हुई है। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा, न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुनवाई करते हुए पारित किया। विशेष अदालत में मुख्तार अंसारी के इन दोनों मामलों के अलावा थाना हजरतगंज के से संबंधित गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे भी चल रहे हैं, उसकी भी सुनवाई हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आनंद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले में? जिस तरीके से अब मुख्तार पर शिकंजा कसता जा रहा है, वो वाकई मुख्तार के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा? देखिए पूजा, ये बहुत ही जो यूपी सरकार का पहला मोटिव था कि बाहुबलियों और भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उनको जेल सलाखों के पीछे छोड़ना था। तो ऐसे ही कुछ मामले में जो कि मुख्तार अंसारी हैं, जो बाहुबली कहे जाते हैं, इनको भी मुश्किलें हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिसंबर 2020 में मुख्तार अंसारी के 3 मामलों में बरी करने की एमपी एमएलए की विशेष अदालतों में फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दाखिल 3 अलग अलग अपीलों की सुनवाई को मंजूर कर लिया। और हाईकोर्ट ने लखनऊ पीठ ने दिसंबर 2020 में मुख्तार अंसारी के 3 मामलों में बरी करने की एमपी एमएलए पे विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से दाखिल 3 अलग अलग अपीलों की सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया था। तो कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को नोटिस भी जारी किया। कोर्ट ने विशेष अदालत से संबंधित 3 मामलों की पत्रावली भी तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई 3 हफ्ते के बाद नियत की है। पूजा, ये भी बता दें, ये पूरा मामला न्यायमूर्ति कुमार जौहरी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आनंद, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए जनता टीवी।